गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। पहली चीज मैंने एक बार थोड़ा सा आपको पेपर का मैं व्यू दे दूं दोबारा से। RIMC का आपके 74-75 क्वेश्चंस आएंगे जो जीके के पोर्शन में आते हैं। क्लियर? ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, यानी कि 75 मार्क्स का आपका जो है जीके का पेपर है। क्लियर? 12 और 13 सितंबर को, यानी कि 75 मार्क्स जो हैं आपके जीके के हैं, जिसमें आपकी स्टैटिक जीके, सोशल साइंस, कुछ क्वेश्चंस इन्होंने रीजनिंग के भी जो है जीके के क्वेश्चन में ही ऐड ऑन कर रखे हैं। देन आपकी साइंस, यानी कि जो ये 75 क्वेश्चंस का जो वो सेटअप रखेंगे ना, ये सारे सब्जेक्ट्स लेंगे। स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस रहेंगे, सोशल साइंस से भी रहेंगे, रीजनिंग से भी रहेंगे और साइंस से भी रहेंगे। इन चारों फील्ड को कंप्लीट करके इन्होंने एक जीके का पोर्शन बनाया RIMC में। पहली चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सोशल साइंस। सिंपल। बाकी के जो हैं आपके जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स हैं तो वो आपके करवा रहे होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि 75 क्वेश्चन, और जो आपका पेपर है 13 सितंबर को है जीके का, 1 आवर का, 10 to 11 AM। देन 2 दिसंबर को है, क्योंकि दिसंबर वाली भी जो है आपकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, और वो पेपर है जीके का 2 दिसंबर को। सो ये बेसिक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं 1 बाय 1, बिल्कुल सीरियस होके करना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। अब आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग एम्पायर्स आए, अलग अलग लोग आए। इन द सेम वे जो है आपके जो है एक टाइम पीरियड आया था जब आपके वॉइसरॉयज भी इंडिया में बने थे। पहली चीज, वॉइसरॉयज होता क्या है, ये वॉइसरॉय का टाइटल क्यों देना पड़ा? जो आपकी आफ्टर दी, ये जो वॉइसरॉयज आपके आए थे, ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट अपने आप में। आफ्टर दी बैटल ऑफ 1857, जो 1857 का रिवोल्ट आपने सुना होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है हमारे इंडिया में जो है वॉइसरॉयज आए थे। अब वॉइसरॉयज का टाइटल क्यों देना पड़ा? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मैंने आपको जैसे कि बताया कि पुराने जमाने में जो था ब्रिटिशर्स का रूल था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको पता चल गया था कि जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो जो है मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो हैं मिसमैनेजमेंट, जैसी ये चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना शुरू कर दिया कि हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, और जो इंडिया जो है इंडिया को जो है उस टाइम पीरियड पे वो रिप्रेजेंटेटिव जो है हैंडल करेगा, हेड बनेगा। क्लियर? तो वो रिप्रेजेंटेटिव इज योर वॉइसरॉय। टाइटल जो है वॉइसरॉय का किस तरीके से पड़ा कि इनको ब्रिटिशर्स को पता चल गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, देयरफॉर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ रिप्रेजेंटेटिव हेड। एक रिप्रेजेंटेटिव का हेड जो है उन्होंने चूज करा, किन की फॉर्म में, वॉइसरॉय, उसको हम वॉइसरॉय बोलते हैं। यानी कि वो एक समय पे आए ये लोग, और इन्होंने जो है बहुत सी चीजें जो है बहुत सी चीजें नई लेके आए, चेंजेस करें, तो वो चीजें हुई हैं। अब हम 1 बाय 1 पहले तो इसका आंसर क्या है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। इन चारों में से कौन से जो हैं हमारे जो है फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया में, जो सबसे पहले आए थे? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड है वो कितने टाइम तक यहाँ पर रहे थे? वो रहे थे 1858 से लेके आपका जो है 1862 तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा है। यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने जो राज करा है वो 1858 से लेके 1862 तक करा है। उसके बाद देन हाँ, विलियम बेंटिक जो है, विलियम बेंटिक का इनका टाइम पीरियड कितना रहा है? 1828 से लेके
1833 तक ये जो है गवर्नर जनरल रहे हैं। अलग अलग चीजें हैं, पहली चीज गवर्नर जनरल और एक वॉइसरॉय। इनके बीच में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल पहले आए थे और बाद में वॉइसरॉय। यहाँ पर जो है बीच में आपका रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857। अगेन कंप्लीट चैप्टर है ये अपने आप में, ये करवाऊंगी मैं। अब जो है आपके जो वॉइसरॉयज बने थे इस रिवोल्ट के बाद जो है वॉइसरॉयज बने थे। इससे पहले क्या बने थे, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्या होते हैं, ये जो थे आपके जो गवर्नर जनरल थे, ये एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनार्क ऑफ यूके। अब जो आपका मोनार्क क्या है, मोनार्क होता है आपका जो है किंग, यानी कि ये जो गवर्नर जनरल है ये इस किंग को, यूके के किंग को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर, दैट इज योर गवर्नर जनरल। वॉइसरॉय क्यों लाना पड़ा, क्योंकि मिसमैनेजमेंट करी जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहचान लिया था, तो इन्होंने जो है वॉइसरॉय का टाइटल दे दिया। गवर्नर जनरल क्यों बने, गवर्नर जनरल का क्यों आया, जो हमारे यूके के जो भी किंग थे उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, अपने अपने बंदे भेजे हर टाइम पीरियड में, जिन्होंने जो है इंडिया के लिए जो है काम करा या हुकूमत चलाई, अपना चीजें चलाई। दैट इज कॉल्ड योर गवर्नर जनरल। आई होप आपको दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इनका टाइम पीरियड, ये इंडिया में कब से कब तक रहे हैं, 1848 से लेके 1856 तक जो है आपका लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड रहा है, और ये भी हमारे क्या थे, गवर्नर जनरल, ये भी हमारे गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग हमारे वॉइसरॉय। क्लियर, अब आ जाता है वी आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं, ये एक मेजर जनरल हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव। ये इंफॉर्मेशन रब कर दूं, आप लोगों ने लिख ली है, समझ ली है, थंबनेल शो कर दो फटाफट, ये समझ ली है तो मैं रॉबर्ट क्लाइव को फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके थैंक्स। चलिए अब बात करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव हमारा ऑप्शन रह गया, आंसर जो है इसका लॉर्ड कैनिंग है। रॉबर्ट क्लाइव जो है हमारे, ये एक मेजर जनरल थे, ऑल्सो नोन एज, इनको और क्या कहा जाता है, क्लाइव ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट, सिंपल इतना जानना काफी आपके लिए, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी के ये पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव के लिए आपको इतना जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज और है, ही इज क्रेडिटेड अलोंग विद वारेन हस्टिंग लेइंग द, इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने वॉरेन हस्टिंग के साथ मिलके ब्रिटिश एम्पायर की जो है नींव रखी थी इंडिया में। रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हस्टिंग ऐसे पर्सन है जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को एस्टेब्लिश करा था इंडिया में। क्लियर, फाउंडेशन, दे वर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैदर अली वाज द रूलर ऑफ, जो हैदर अली है वो कौन से टाइम पीरियड के जो है, यस मयंक, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी में, ये प्रेसिडेंसी क्या है? प्रेसिडेंसी मीन्स उनका जो कार्यकाल है उस टाइम पे, जैसे हमारे यहाँ पर अब प्रेसिडेंट होता है, तो ये बंगाल को एक प्रेसिडेंट करते थे
उसको जो है बंगाल के रूलर थे मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रूलर नहीं कह सकते हो, और आप ये कह सकते हो कि बंगाल पे इनका कब्जा था, काफी चीजें इनके अंडर थी। क्लियर? ओके। जी, म्यूट कर लो बेटा। हाँ जी, नाउ वी आर कमिंग विद द हैदर अली। सेकंड क्वेश्चन इज हैदर अली वाज द रूलर ऑफ इस इन हैदराबाद के रूलर थे वो, मैसूर के थे, कोची के थे, या बंगाल के थे? आपके जो हैदर अली थे, ही वाज द रूलर ऑफ मैसूर। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट कर लेते हैं। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान were the rulers of Mysore, clear, during medieval India। यानी कि ये लोग कब आए थे? जब हमारा medieval इंडिया स्टार्ट हो गया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान। पहली चीज, हैदर अली फादर हैं, टीपू सुल्तान जो है इनके बेटे हैं, ये दोनों बाप बेटे हैं। सो बाप कौन है? हैदर अली, टीपू सुल्तान जो है इनका बेटा है। हैदर अली का जो टाइम पीरियड रहा है इंडिया में, दैट इज बिटवीन 1720 से लेके 82 तक के बीच में ये रहे हैं, 1782। एंड जो इनके बेटे हैं टीपू सुल्तान, इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1750 से लेके 1799 तक का जो है इनका टाइम पीरियड रहा है। और जो है आपका जो 18th सेंचुरी का सेकंड हाफ है, उस टाइम पे जो है ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर्स थे। ड्यूरिंग सेकंड half of 18th century, इसके जो हैं फर्स्ट मुस्लिम रूलर्स कौन थे? हैदर अली। क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका सेकंड हाफ था 18th सेंचुरी का, उस टाइम पे फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था? सो योर आंसर विल बी हैदर अली। क्लियर? मिडेवल इंडिया की आपकी बिगनिंग करी थी इन्होंने, स्टार्टिंग हुई थी मिडेवल इंडिया की। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हैंड डाउन कर लो मयंक। The third question is, Warren Hastings was appointed as the governor of which in 1772? जो हमारे वॉरेन हस्टिंग हैं उनको एज ए गवर्नर कब अपॉइंट करा गया? इनको अपॉइंट 1772 में करा गया था, लेकिन किसका? बंगाल का, मद्रास का, बॉम्बे का, या दिल्ली का? तो ये जो थे हमारे, करेक्ट आंसर इज ए, बंगाल के जो हैं ये गवर्नर थे। लेटर ऑन, पहले तो ये गवर्नर बना दिए गए थे 1772 में बंगाल के, उसके बाद लेटर ऑन ही बिकेम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के चैप्टर में हम इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ेंगे, वॉरेन हस्टिंग्स के बारे में, जितने भी गवर्नर जनरल हमारे आए हैं इंडिया में वो सारा हम पढ़ेंगे इसमें। क्लियर? और जो ये गवर्नर जनरल पहले थे ये गवर्नर, उसके बाद थे 1773 में इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था थ्रू दी इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उस टाइम पर जो ये थे गवर्नर जनरल थे। और रेगुलेटिंग एक्ट क्या बात करता है कि वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी बता दिया है। क्लियर? काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ये गवर्नर 1772 में बने थे, लेकिन गवर्नर जनरल कब बने थे? ये 1773 में बने थे। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये कौन से एक्ट के तहत बने थे? थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और रेगुलेटिंग एक्ट हमारा क्या बात करता है कि जो है वी मस्ट हैव सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, फोर्थ पर। ये कर दे, ये रब कर दूं बेटा, इरेज कर दूं?
थंबनेल शो कर दो, फिर फोर्थ की एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं हम लोग। अब आता है दीव वॉज द कॉलोनी ऑफ, किन किन, जो दीव थी वो किन की कॉलोनी थी? पुर्तगालियों की थी, इंग्लिश की थी यानी कि ब्रिटिशर्स की थी, डच की थी, फ्रेंच की थी। ये सारे जो हैं ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो कि जिन्होंने आके ट्रेडिंग करी। नॉट ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं थी, ये टाइम पर जो है आपके डच के लोग भी आए थे, फ्रेंच के लोग भी आए थे, और पोर्टुगीज, अलग अलग लोगों ने जो है ट्रेडिंग करी थी। अलग अलग जो है लोग आए थे अलग अलग जगहों से, उन्होंने जो है इंडिया में आके जो है ट्रेडिंग करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। सो अब इसका आंसर आता है दीव वॉज द कॉलोनी ऑफ पोर्टुगीज, यानी कि पुर्तगालियों की ये कॉलोनी थी। इसमें एक एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, उसको ध्यान से देखना। दीव फेल टू दी पोर्टुगीज, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये पोर्टुगीज कॉलोनी कब तक रही थी, कब तक ये पुर्तगाली रहे थे? अंटिल 1961। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहती हूँ स्टैटिक जीके का। दैट इज योर, देख लीजिए, अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि आपका दमन एंड दीव, जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं, दमन एंड दीव एंड दादर नगर एंड हवेली। अब ये जो है आपकी, पहले ये अलग यूनियन टेरिटरी थी, ये अलग यूनियन टेरिटरी थी। ये जो है 2019 में इसकी बात करी गई थी, और 2020 में जो है इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को मिला के एक कर दिया गया है। यानी कि अब जो कंसीडर होती दमन दीव दादर नगर एंड हवेली वन यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी हुई है। ये कब से हुई है आपकी? जनवरी 2020 से। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें करते हैं वन बाय वन। अब जब पुर्तगाली यहाँ पर आए थे, क्लियर, तो इनका एक इंपॉर्टेंट यात्री था, दैट इज कॉल्ड वॉयेजर। बीच में यात्री जो कि एक लॉन्ग ट्रैवल करके आता है, काफी लंबे जगह से जो है ट्रैवलिंग करके आता है, स्पेशली बाय बोट, दैट इज कॉल्ड वॉयेजर। क्लियर? वास्को डी गामा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। वास्को डी गामा पूछा जाता है कि ये भाई पुर्तगाली है, इंग्लिश है, डच है, फ्रेंच है। बहुत फेमस जो है ये पुर्तगाली है, इन्होंने विजिट करा था। क्लियर? ही रीच्ड कैलिकट, he reached Calicut on May 17, 1498। ये कब आए थे? 1498 में आए थे। कहां पर पहुंचे थे वास्को डी गामा? कैलिकट में। क्लियर? इन्होंने जो है वास्को डी गामा ने जो है एक फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट करी थी 1502 में। इन्होंने सबने कुछ ना कुछ ये लोग आए थे फैक्ट्रीज। अब बात आती है यहाँ पर हमारा पोर्तुगीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी क्लियर होगी। दमन एंड दीव वो अलग, वो पॉइंट भी मैंने क्लियर करवा दिया। अब आ जाते हैं इंग्लिश पर। जो आपके इंग्लिश थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? दैट इज इन 1599। जो ब्रिटिशर्स जो आए थे उन्होंने जो है अपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म करी थी इंडिया में आके? इन 1599। द नेक्स्ट वन इज योर डच। डच के जो लोग थे, ये लोग इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म करी थी? इन 1602। देन नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच। और जो आपका फ्रेंच जो है ये आपकी 1664 में जो है ये लोग आके सेटल हुए थे। फिर इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई, इन्होंने अपना ट्रेडिंग जो है एक्सपैंड करा, अपना बिजनेस जो है इन्होंने एक्सपैंड करा। इनका काम ही ट्रेडिंग का था सबका। क्लियर? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज हु एस्टेब्लिश्ड प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। क्लियर? जो है किस पर्सन ने जो है एस्टेब्लिश करा था? फर्स्ट वन इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
डिरोजियो, डेविड हैरे या फिर आत्माराम पांडुरंग with the help of केशव? So the correct answer for this is आत्माराम पांडुरंग with the help of केशव। इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की जो है एस्टेब्लिशमेंट करी थी। अब ये जो है प्रार्थना समाज जो है किनके द्वारा फाउंड करा गया था? was founded by ददोबा पांडुरंग and his brother, which is your आत्माराम पांडुरंग। क्लियर? इनके साथ कब प्रार्थना समाज जो है एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इन 1867। सो एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी ये लोग पूछ सकते हैं। जब केशव जो है महाराष्ट्र में विजिट करे थे, यानी कि ये महाराष्ट्र आए थे, तो उन्होंने इनके साथ मिलके जो है एक एम बनाया था कि हम जो है लोगों को कहेंगे कि आप जो है बिलीव इन वन गॉड। इनका मोटिव क्या था प्रार्थना समाज को? प्रार्थना मीन्स प्रेयर, समाज मीन्स एक आपकी कम्युनिटी, जैसे समाज में हम लोग रहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड समाज। क्लियर? तो इनका एम क्या था? इन लोगों का प्रार्थना समाज को फाउंड करने का, इसको बनाने का एम था कि भैया हम सब जो है वी मस्ट बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन, एक की ही पूजा करनी चाहिए। दिस वाज द एम ऑफ प्रार्थना समाज। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये जो है इन्होंने जो है विडो रीमैरिज स्टार्ट करी थी। क्वेश्चन आ सकता है हुआ स्टार्टेड विडो रीमैरिज अमंग हिंदूज, यानी कि जिनके भी हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी, तो ईश्वर चंद्र ने उन लेडीज का भला करने की सोची। उन्होंने सोचा कि जितनी भी विडोज हैं, जितनी भी विधवा हैं, उनकी जो है दोबारा से रीमैरिज करवाई जाए। सो हु हैज स्टार्टेड दिस? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरी चीज, विद्यासागर जो है इनको टाइटल दिया गया विच मीन्स ओशियन ऑफ नॉलेज। ओशन ऑफ नॉलेज जो है किनको टाइटल दिया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। द नेक्स्ट वन इज आपके आ जाते हैं बी ऑप्शन, डिरोजियो। ये रब कर दूं बेटा? क्लियर है? ओके, मैं फिर बाकी के एक्सप्लेनेशन अब करते हैं हम डिरोजियो की बात। पहली बात, इनका जो पूरा नाम था हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। आप देख रहे हो कि खाली उन्होंने डिरोजियो ऑप्शन में दे दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है कौन। अब ये एक इंडियन पोइट थे, कौन से ओरिजिन से बिलोंग करते थे? पुर्तगाली थे ये। क्लियर? और एक चीज और थे, ये असिस्टेंट हेडमास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में जो है असिस्टेंट हेडमास्टर थे कोलकाता में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, एक पॉइंट और इसमें देख लो, इन्होंने जो है ये पहले इंडियन एजुकेटर थे जिन्होंने जो है वेस्टर्न लर्निंग को जो है बढ़ाने की बात करी, उनकी इंफॉर्मेशन दी, उनकी नॉलेज दी, उनके आइडियाज दिए। क्लियर? ये सारी चीजें जो है इनकी जो लर्निंग जो है वेस्टर्न लर्निंग को इन्होंने बढ़ाया था। साइंस को जो है अमंग यंग मैन ऑफ बंगाल, जितने भी बंगाल के यंग लोग थे उनके जो उनको जो है उनके बीच में जो है वेस्टर्न लर्निंग की जो नॉलेज स्प्रेड करी थी, वेस्टर्न लर्निंग, इसको बढ़ाया गया था। क्लियर? इसको इंक्रीज करा गया था इनके द्वारा। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एजुकेटर टू डिसैमिनेट मीन्स नॉलेज को स्प्रेड करना। नेक्स्ट वन इज डेविड हारे।
डेविड हारे कौन थे? ये एक इंग्लिश प्ले राइटर थे, स्क्रीन राइटर थे। ही बिलोंग्स टू काइंड ऑफ, जैसे हमारी बॉलीवुड होती है ना, वैसे ही इनका जो है ये बाहर के जो है फिल्म डायरेक्टर थे, प्ले राइटर थे, फिल्म डायरेक्टर थे। तो ही इज नोन फॉर हिज स्टेज वर्क। डेविड हारे, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्लियर? नेक्स्ट वन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी जो है, स्लेव मींस गुलाम, इनके जो है लास्ट रूलर कौन थे? आरमा सिंह, कायकाबाद, खुसरो और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कायकाबाद। कायकाबाद वाज द रूलर। उनका पूरा नाम क्या था? मुइजुद्दीन कायकाबाद इज द नेम। स्पेलिंग इन्होंने ये दे रखी है, बट ये थे। ये जो है आपकी, अब जो खिलजी डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी के बाद आपकी जो आई थी खिलजी डायनेस्टी, ये हम करेंगे अभी मिडेवल में। खिलजी डायनेस्टी जो है इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी व्हेन जलालुद्दीन खिलजी ने ओवरथ्रो द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। उन्होंने जो स्लेव डायनेस्टी के इन लास्ट जो रूलर है कायकाबाद को हराया
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।